नमस्ते। भारत एक बहुत बड़ा देश है ना? तो इसे समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज हम यही करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि भारत के लोग, इसकी ज़मीन और इसकी अर्थव्यवस्था आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले देश को आखिर कोई समझना शुरू करे तो करे कैसे? और इतनी बड़ी कहानी को समझने के लिए शुरुआत करनी होगी कुछ ऐसे आंकड़ों से जो सच में हैरान कर देते हैं। ये देखिए, 1.2 अरब। ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। 121 करोड़ लोग। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये एक इतना बड़ा मानवीय पैमाना है जिसका असर देश की हर एक चीज पर पड़ता है। अच्छा, इस नंबर को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों की पूरी आबादी को अगर मिला भी दें तब भी वो भारत की आबादी तक नहीं पहुंच पाएगी। कमाल है ना? तो यहीं से भारत की कहानी की असली शुरुआत होती है, इसकी विशाल आबादी से। यही वो मानवीय नींव है जो देश के भूगोल पर, इसके संसाधनों पर और इसकी अर्थव्यवस्था पर अपना असर डालती है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, ये इतनी बड़ी आबादी पूरे देश में एक जैसे नहीं फैली हुई है। कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं बहुत कम। ये देखिए, ये और भी हैरान करने वाली बात है। देश की, अब सोचिए, 3/4 से भी ज्यादा आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और ये ज्यादातर उत्तरी और मध्य भारत के वो इलाके हैं जहां जमीन बहुत उपजाऊ है। अब इस चीज को नापने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक इलाके में कितने लोग रहते हैं, मतलब वो इलाका कितना घना बसा हुआ है। तो 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व था 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है, जो दिखाता है कि हमारी जमीन पर दबाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी आबादी आखिर रहती कहाँ है? शहरों में, गांवों में? चलिए, भारत की कहानी की अगली परत को खोलते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भारत आज भी दिल से एक गांवों का देश है। 2011 में हर 10 में से लगभग 7 भारतीय गांवों में रहते थे। ये उस चमक दमक वाले शहरी भारत की तस्वीर से बिल्कुल अलग है जो हम अक्सर टीवी या फिल्मों में देखते हैं। और गांव और शहर की दुनिया सच में बिल्कुल अलग है। एक तरफ है गांव का जीवन जो खेती-बाड़ी और आपस के गहरे सामाजिक रिश्तों पर चलता है, और दूसरी तरफ है शहरी जिंदगी जो इंडस्ट्री, सर्विसेज और ज्यादा फॉर्मल, मतलब औपचारिक सामाजिक ताने बाने पर टिकी है। अब जब देश की इतनी बड़ी आबादी गांवों में रहती है तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था की नींव क्या होगी। जी हां, आज भी कृषि यानी खेती-बाड़ी ही इसकी रीढ़ है। आंकड़े देखें तो भारत के आधे से ज्यादा, सोचिए 54.6% काम करने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती या उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर हैं। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। और भारत की खेती का पूरा कैलेंडर 3 मौसमों के इर्द-गिर्द घूमता है। एक है खरीफ जो मानसून पर निर्भर है, फिर है रबी जो सर्दियों की फसल है, और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी गर्मी की फसल होती है जिसे जायद कहते हैं। यही मौसम तय करते हैं कि पूरे देश की थाली में क्या पकेगा। लेकिन एक भारतीय किसान की जिंदगी आसान नहीं है। ये चुनौतियों से भरी है। कभी मानसून धोखा दे जाता है, कभी फसल अच्छी नहीं होती यानी कम उत्पादकता, फिर कर्ज का बोझ, और ज्यादातर किसानों के पास छोटी छोटी बिखरी हुई जमीनें हैं। ये सब बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। और यहीं पर आकर हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं। एक तरफ इतनी बड़ी आबादी, दूसरी तरफ उस आबादी का पेट भरने वाली खेती, और इन दोनों का हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाला जबरदस्त दबाव। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे पास जमीन और पानी तो सीमित हैं, तो इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरा जाए, उनकी जरूरतें कैसे पूरी हों? सच कहूं तो यही आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। पानी के इस्तेमाल पर एक नजर डालिए और पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। भारत का लगभग सारा का सारा पानी, सोचिए, जमीन के ऊपर का 89% पानी और जमीन के नीचे का 92% पानी सिर्फ और सिर्फ खेती में इस्तेमाल हो जाता है। इसके सामने इंडस्ट्री और हमारे घरों का इस्तेमाल तो कुछ भी नहीं लगता। और इतने ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे भी बहुत गंभीर हैं।
लगातार सिंचाई से ज़मीन बंजर हो रही है, ज़मीन के नीचे पानी का लेवल, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है और खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद और कीटनाशक बहकर हमारी नदियों और तालाबों को जहरीला बना रहे हैं। ये एक लाइन भारत की पानी से जुड़ी मुश्किल को पूरी तरह बयां कर देती है। सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के दोहरे संकट हैं। मतलब, एक तरफ पानी की कमी से सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ ज्यादा बारिश से विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। तो फिर इन बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि कोशिशें हो रही हैं। सरकारें और आम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे हरियाली जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, बारिश के पानी को बचाने की तकनीकें हैं, और सस्टेनेबल खेती यानी टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी चल रहे हैं। ये सब मिलकर संसाधनों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की दिशा में बहुत जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर आगे का रास्ता एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का है। एक तरफ देश की विशाल आबादी की आज की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। 1 अरब से ज्यादा लोगों का ये देश अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने सबसे कीमती खजाने जमीन और पानी को कैसे बचा सकता है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत का भविष्य कैसा होगा।